हाँ जी, टॉपिक का नाम है हमारे पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये टॉपिक का नाम है हमारे। ठीक है, इसको समझने से पहले भैया हिंदी में इसको बोलेंगे प्रत्यक्षवाद। और इसको बोलेंगे प्रत्यक्षवाद के बाद। ठीक है, इसको समझने से पहले हम एक वर्ड समझेंगे जो होता है एपिस्टेमोलॉजी। सबसे पहले ये वर्ड देखेंगे, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड कौन सा, एपिस्टिम। एपिस्टिम, ठीक है, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वैसे अगर आप लोग इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखना चाहो एपिस्टेमोलॉजी का, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसको आप लोग कह सकते हो कि हाउ टू डिराइव नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, हाउ टू डिराइव नॉलेज। ठीक है, या फिर कह सकते हो हाउ टू अटेन नॉलेज। हाउ टू अटेन नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स। भी अलग अलग चीजों के बारे में कैसे नॉलेज डिराइव करें, कैसे नॉलेज गेन करें। ठीक है, उसकी स्टडी, स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का अध्ययन। ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हो इसको हिंदी में, ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, एपिस्टेम से, जिसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। वैसे प्रॉपर मीनिंग पढ़े तो स्टडी ऑफ नॉलेज होती है एपिस्टेमोलॉजी का मतलब, हाउ टू डिराइव नॉलेज, हाउ टू अटेन नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। हाँ जी, यस सर। ओके जी, अगले पेज पे चलते हैं। अब ना काफी सारे जो हमारे मीन्स ऑफ नॉलेज हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज कह लो या डिफरेंट डिसिप्लिन, नॉलेज गेन करने के कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से मीन्स थे जो नॉलेज गेन जहां से हम लोग कर सकते थे। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आया थियोलॉजी। ठीक है, थियोलॉजी, थियोलॉजी को हम हिंदी में बोलेंगे धर्मशास्त्र।
धर्मशास्त्र, ठीक है। किस पे बेस्ड होता है ये? ऑन रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? यू हैव टू सी, you have to see and understanding around on the basis of religion, भी चीजों को सिर्फ धर्म के अनुसार ही समझना है। ये क्या कहता है कि जो चीजें हैं, जो भी वस्तु है, उसको धर्म के अनुसार ही समझना है। सीधी सी बात है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया जो धर्म में है वही सही है। इसके मुताबिक जो धर्म में है, जो चीज धर्म में लिखी गई है, ठीक है, वही ठीक है, वही सच्चा ज्ञान है। समझ में आई बात? पहले जो हमारी ज्ञान की शाखा थी वो थी थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का मतलब है जो चीजें बेस्ड ऑन रिलीजन है वही सही है, वही आपके ज्ञान का सोर्स है। आपको हर चीज, हर प्रोस्पेक्टिव किसके अराउंड रख के देखना है? रिलीजन को अराउंड रख के देखना है, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ पर डिपेंड था ये मामला। समझ में आया जी यहां तक? यस सर। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रोस्पेक्टिव है जिसको हमने नाम दिया, उसका नाम है भैया मेटाफिजिक्स। अब मेटाफिजिक्स की क्या कहानी है? मेटाफिजिक्स को बोलते हैं नेचर्स लॉ। प्रकृति ही सारा कुछ है, जो नेचर में है, ठीक है। ये कहता है स्टडी ऑफ रियलिटी, जो उसमें चल रहा है प्रकृति में, वही सत्य है, वही ज्ञान का सोर्स है आपके का, ठीक है। ये क्या करता है? गॉड वर्सेस बिग बैंग थ्योरी। गॉड वर्सेस बिग बैंग थ्योरी का क्या मतलब है कि ये ना ज्योग्राफी की एक थ्योरी है भी कैसे संसार क्रिएट हुआ, कैसे नेचर ने उसको जन्म दिया। हम लोग क्या मानते हैं इस थ्योरी के मुताबिक, थियोलॉजी के मुताबिक क्या मानते हैं कि सब कुछ भगवान के द्वारा जाना गया है, ठीक है। परंतु मेटाफिजिक्स किसकी बात करता है कि भैया गॉड वर्सेस बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है कि कैसे प्रकृति का निर्माण हुआ, उसकी बात करता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को हिंदी में भैया बोला गया था, मैं उसका नाम बता दूं, अध्यात्म विज्ञान। हिंदी में इसको लिख सकते हो आप लोग यार, अध्यात्म विज्ञान। कि जो प्रकृति में आपके सामने रियलिटी है, जो प्रकृति की रियलिटी है, वही आपके ज्ञान का सोर्स है। ये दो मीन्स ऑफ स्कूल हो गए हमारे नॉलेज के, ठीक है। तीसरा आ गया इसके बाद पॉजिटिविज्म, जो हम लोग स्टडी करेंगे। कोई मेरे को इसके पिताजी का नाम बता सकते हैं? हाँ जी, बता सकता है जी कोई? इनके पिताजी का नाम? सर अगस्त्य थे, अगस्त्य। हाँ, वही था। गूगल बाबा ने बताया? नहीं, मैंने लिखा है इसके ऊपर पहले से, कल बोला था ना आपने शाबाश, इसके बारे में सब। हाँ जी। अगस्टे कॉम्टे कौन है इसके पिताजी, ठीक है। जो ये वाली थ्योरी है हमारी पॉजिटिविज्म, ये बेस्ड ऑन साइंटिफिक ट्रुथ है।
ठीक है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक ट्रूथ है। जो ये पॉजिटिविज्म है बच्चों, ये लॉजिक की बात करता है, ठीक है, ये एग्जैक्टनेस की बात करता है, ठीक है। कहता है, ये क्या कहता है कि ये कहता है रिसर्च से एग्जैक्ट रिजल्ट कंप्यूट किया जा सकता है। हाँ जी, यहां तक की कहानी समझ में आई आपको? मैंने कहा मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, मेटाफिजिक्स, अध्यात्म विज्ञान, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद आप लोग इसको बोल सकते हो। थियोलॉजी क्या कहती थी भैया, बेस्ड ऑन रिलीजन, जो धर्म में लिखी गई बात है वही राइट है। अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, जो प्रकृति में है वो सत्य है, वही आपके जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वही है। पॉजिटिविज्म कहता है कि भैया बेस्ड ऑन फैक्ट बात करो, साइंटिफिक ट्रूथ पे बात करो, लॉजिक से बात करो, रिसर्च से एग्जैक्ट रिजल्ट हर चीज का कंप्यूट किया जा सकता है कहता। यहां तक कोई डाउट हो किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं, चलो जी। नो सर। अब हम थोड़ा सा वापस जाएंगे, थियोलॉजी के बाद ना एक एज ऑफ साइंस आई थी। ठीक है, एज ऑफ साइंस क्या थी, वो बेस्ड ऑन नेचुरल साइंस थी। बेस्ड ऑन नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस हमारी कौन सी होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायो, बायोलॉजी। ठीक है, इसमें हम चीजें प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप लिखें, न्यूटन्स लॉ, ठीक है। और क्या था भैया, एक वो बंदा का नाम क्या था जिसने ऊपर से सेब गिरा के सबकी जान जोखिम में डाली थी? उसको क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में? ग्रेविटी लॉ, गुरुत्वाकर्षण वाला बोलते हैं इसको अपा। ऊपर से भी ऊपर फेंका गया हर ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, ठीक है। ये बेस्ड, ठीक है। ये किसकी बात करता था, ये मेनली अब आपके माइंड में आ जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट, कारण व परिणाम की बात करता है ये। किसकी? कारण व परिणाम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आया कहां था भैया? ये आया था वेस्ट में, पश्चिम में। वेस्ट कौन से वाला? यूके, यूएसए, कनाडा, ईयू, इटली। यहां ये कॉन्सेप्ट आया था थियोलॉजी के बाद, क्योंकि सीधी सी बात है, जो गोरे हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान सब कुछ है, वो कहते हैं भैया भगवान नहीं, साइंस सारा कुछ है, राइट? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? नो सर, इट्स ट्रू। राइट। हम लोग कहते हैं कि यार जो कर दिया कर दिया, भूकंप आ गया तो भगवान ने ले आया, ठीक है, कोविड आ गया तो भगवान ले आया। वो कहते हैं नहीं भैया, हर चीज का साइंटिफिक लॉजिक होता है, किसी भी काम के होने का। भूकंप आता है तो कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती है धरती के नीचे, तब आता है। तूफान आता है तो भी कोई ना कोई साइंटिफिकली रिएक्शन होती है, तब आता है, ठीक है। तो एज ऑफ साइंस आई जो नेचुरल साइंस पे बेस्ड थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जैसे न्यूटन का लॉ, ये एग्जांपल हो गए हमारे। यहाँ ये कारण और परिणाम संबंध बताती थी। ये आया कहां पे था? वेस्ट में आया था, यूके, यूएसए, कनाडा, ईयू और इटली, ठीक है। अब हम एक साथी तो छोड़ आए पीछे, पॉजिटिविज्म का भाई भी तो पढ़ना पड़ेगा। क्या नाम है उस भाई का?
पोस्ट पॉजिटिविज्म। हाँ, ठीक है। ये क्या कहता है? ये क्रिटिसिज्म करता है भैया, आलोचना करता है। किसकी आलोचना करेगा? पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म की। ठीक है। ये अप्रोच क्या कहती है? ये अप्रोच कहती है, ओ यार हिंदी लिखनी गड़बड़ हो जाती है, कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो इनफाइनाइट है, मतलब अनंत है। ठीक है। हर बात को साइंस से नहीं समझा जा सकता, ये अप्रोच कहती है। ये पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है। समझ में आया जी यहां तक? हाँ जी। Yes, sir. ओके यस जी। सर। चलो जी, अब एक एक उठाएंगे और मार्कआउट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिविज्म के बारे में काफी सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हम लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, अ फिलोसॉफिकल सिस्टम। सिस्टम recognizing only that which can be scientifically verified। इसने किसकी बात की थी? एवरीथिंग साइंस शुड की बी बात की बेस्ड थी ऑन ना? साइंस। ठीक है। तो अ फिलोसॉफिकल सिस्टम रिकॉग्नाइजिंग ओनली दैट, जिसको साइंटिफिकली वेरीफाई किया जा सके, उसी सिस्टम। एक मेरे को बताओगे, एक छोटी सी बात बताओ, जो एपिस्टेमोलॉजी है वो किसकी ब्रांच है? पॉलिटी, साइको, फिलोसफी, या फिर कोई और? सर क्वेश्चन दोबारा करो। जो एपिस्टेमोलॉजी है, अपन ने स्टार्टिंग का वर्ड जो पढ़ा था, ठीक है, वो किसकी ब्रांच है? Psychological. हाँ जी, Psychology. कोई और बताओ। सर पॉजिटिविज्म की। पॉजिटिविज्म तो एग्जांपल ही नहीं दिया, पॉलिटिकल दिया है, साइको दिया है, फिलोसफी दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। पॉलिटिकल और साइको और फिलोसफी। साइको हो गए। ये फिलोसफी की ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी। फिलोसफी की यस। लिख लेते हैं। हाँ जी, अ फिलोसफिकल सिस्टम रिकॉग्नाइजिंग ओनली दैट व्हिच कैन बी, जिसको साइंटिफिकली वेरीफाई किया जा सके, उसी की हमने स्टडी करनी है। पॉजिटिविज्म ये कहता है। दूसरी बात कहता है इसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए लॉजिकल स्टडी करने की, मैथमेटिकली प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज मैथमेटिकली प्रूफ होगी वो साइंटिफिकली प्रूफ होगी। ठीक है। इसने रिजेक्ट कर दिया मेटाफिजिक्स को और थियोरिज्म को। मेटाफिजिक्स था अध्यात्मवाद, नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम। थियोरिज्म धर्मशास्त्र, धर्म ही सब कुछ है, धर्म में लिखी गई बातें सच हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया। पांचवा क्या कहता है? कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन वेरिफिएबल फैक्ट्स। जो कंक्लूजन है
should be based on verifiable fact। जो कंक्लूजन है आपने निकाला वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? वेरिफिएबल फैक्ट, ऐसे फैक्ट जिनको वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, छठा पॉइंट है नॉट बेस्ड ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है? जो अनुमान हम लगाना। स्टिमुलेट रिस्पॉन्स हम हमारे अंदर आते हैं, फील करते हैं हम। मन की बात, राइट। बट ये किस पे बेस्ड होना चाहिए? एनालिसिस पर बेस्ड होना चाहिए। सातवां पॉइंट है फॉलोवर बिलीव इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जो फॉलोवर्स हैं बिलीव इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एज वेरीफाइड बाय द डाटा। हाँ जी, 7 पॉइंट लिखने में किसी को कोई दिक्कत आई? नो सर। समझने में कोई दिक्कत आई हो? सबको समझ में आ रहे हैं ना? जी। यस सर। ऐसा कोई हो आप में से? वेरिफाइबल रियलिटी का मतलब है एज इट इज विदाउट बायस। अब तो ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब दिमाग में घुस गया होगा, अब तो नहीं बोलोगे? नो सर। हाँ जी, उतार लिया साथ के साथ पॉइंट, साथ के साथ। हाँ जी सर, लिख लिया। ओके जी, 8वां पॉइंट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये कहता है रिसर्च जो होनी चाहिए कंट्रोल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। कंट्रोल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब आपको स्ट्रक्चर्ड का मीनिंग पता होगा यहाँ पे क्या है? यस सर। क्या है? स्टेप बाय स्टेप। रिसर्च स्टेप क्या बाय होनी स्टेप। चाहिए? ठीक है, प्रॉपर पैटर्न पे होनी चाहिए। 9वां पॉइंट क्या कहता है? बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा पॉजिटिविज्म है वो किस पर बेस्ड है? क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इसका प्रॉपर मीनिंग भी हम लोग जाके टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे ना, वहां भी आएगा ये। ठीक है, 10वां पॉइंट क्या कहता है? रिजल्ट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। रिजल्ट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। मतलब के इसका मतलब ही वही रहेगा कि विदाउट एनालिसिस आपने डिसीजन नहीं देना, उस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए रिजल्ट। रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए ऑन द प्रॉपर एनालिसिस। 11वां पॉइंट कहता है पॉजिटिविस्ट बिलीव इन एम्पिरिसिज्म। जो पॉजिटिविस्ट वाले बंदे हैं वो बिलीव करते हैं इन एम्पिरिसिज्म। कोई मेरे को एम्पिरिसिज्म का हिंदी मीनिंग बताएगा? अनुभववाद। मतलब ये है कि जो सेंस में विश्वास करते हैं, सेंसरी टचिंग नहीं होती, जो खुद समय अनुभव करके चीजों को महसूस करते हैं। अब जैसे अपा सबने ये तो पढ़ा है कि ये तो सबने ही पढ़ा है, 10वीं तक तो हमने पढ़ा है। ये क्या होता है?
क्या होता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब CO2। क्या किसी ने इसको एक्सपीरियंस करके देखा है बना के? जो चीजें हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, सेंसरी से अनुभव करते हैं, सेंसेस से, ठीक है, वो कहलाती है एम्पिरिसिज्म, और उसी पर बेस्ड है हमारा पॉजिटिविस्ट जो पीपल है वो। 12 नंबर, 12 नंबर ने क्या कह दिया भैया? ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब तो आपको सभी को पता है, विदाउट बायसनेस। तेरहवां क्या कहता है? इसमें जो रिसर्च मेथड यूज होता है वो एक्सपेरिमेंटल यूज होता है, क्योंकि साइंस पे बेस्ड है। भैया साइंस में चीजें कब प्रूव होंगी? जब आप क्या करोगे? क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करोगे। यहां तक नोट डाउन कर लिया सभी ने? हाँ जी, यस यस सर। सर, कर लिया। ओके जी, चलते हैं फिर अगली स्लाइड पे। आगे है 14 नंबर है, क्योंकि जो काम आप साइंटिफिकली करोगे तो उसको आपको कंपेयर करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इसका हम कौन सा एनालिसिस करते हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। 15वां सॉरी, जो मेथड इसमें यूज करते हैं साइंटिफिक करते हैं, ठीक है। 16वां पॉइंट इसके अंदर हम लोग लिखेंगे साइंटिफिक व्यू टू एक्सप्लेन द ट्रूथ। जो पॉजिटिविज्म है साइंस की बात करता है, ठीक है। तो ये कौन सा व्यू है? साइंटिफिक व्यू टू एक्सप्लेन द ट्रूथ। समझ में आया जी इसके बारे में यहां तक? यस सर। कोई ऐसा हो जिसको यस सर। पॉजिटिविज्म के बारे में, सीधी सी बात है, जहां साइंस की बात की जाएगी, एक्सपेरिमेंट की बात की जाएगी, ठीक है, वहां क्या आएगा? पॉजिटिविज्म आएगा, सिंपली, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स यूज किए जाते हैं पॉजिटिविज्म अप्रोच में? Following steps are used under positivism approach. हाँ जी, पहला लिखेंगे कौन कौन से स्टेप यूज करते हैं हम लोग? टू सिलेक्ट ए टॉपिक टू स्टडी। कहने का मतलब है, देखिए सीधी सी बात है, हम जो पॉजिटिविज्म टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन से टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं? हमारा मेन टॉपिक क्या है? रिसर्च। तो रिसर्च में तो भैया वही स्टेप रिसर्च के होंगे जो पॉजिटिविज्म के होंगे। सिलेक्ट ए टॉपिक टू स्टडी। दूसरा काम क्या करना है? टू कलेक्ट द ऑब्जर्वेबल एविडेंस। क्या इकट्ठे करने हैं? सबूत इकट्ठे करने हैं भैया, रिलेटेड टू द टॉपिक। थ्रू इवैल्यूएशन। जो भी आप लोग टॉपिक की स्टडी कर रहे हो उसका इवैल्यूएशन करते हुए आपने ऑब्जर्वेबल, जो भी चीजें ऑब्जर्व की हैं, अपने टॉपिक के बैकबोन में एविडेंस के रूप में इकट्ठा करोगे इसको। थर्ड पॉइंट कहता है आफ्टर एनालिसिस। अब यहां पे ऑब्जर्व करना ही क्या है? एनालिसिस करना है, तो फिर क्या लिखोगे? आफ्टर एनालिसिस
classify the collected object, sorry, evidence. Classify the collected evidence on the basis of the journal classification. पहले आप क्या करोगे, स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के बारे में एविडेंस इकट्ठे करोगे, फिर उसको बाद में जर्नली बांट दोगे, नॉर्मल बांट दोगे, भाई ये इस चीज से रिलेटेड है, ये इस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। एट लास्ट, सर नेहा बट मेरे नॉट को द, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। पता नहीं भाई, आप होगी सभी सर, को नहीं हो रही होगी। क्या स्क्रीन शेयर? नहीं सर, होगी, मैंने दोबारा, अब होगी सर मेरे को। ओके जी, ओके। चौथा है टू गिव कंक्लूजन। सारा काम करते ही किस लिए हैं? एट लास्ट क्रक्स निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बैकबोन में एविडेंस इकट्ठी करेंगे, फिर उस एविडेंस को एनालिसिस करने के बाद क्लासिफाइंग करेंगे, लास्ट में क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। हाँ जी, यहां तक उतार लिया? यस सर। ओके, यस सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं एक नए उसके साथ। अगला इसका पॉइंट है जी, हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, सोशल इवेंट्स also takes place on the basis of some laws in the same way as the natural event happens. Thus, these laws can be identified with the help of scientific method. कहने का मतलब है सोशल इवेंट्स हैं जो, ठीक है, वो भी सेम वे में घटित होती हैं जैसे कि नेचुरल इवेंट्स घटित होती हैं। तो कहते हैं किस लॉ के बिहाफ पर ये घटित होती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है साइंटिफिक मेथड के थ्रू। जो सामाजिक घटनाएं हैं वो नेचुरल या प्राकृतिक घटनाओं की तरह घटित होती हैं, सेम वे में कहता, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक मेथड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉजिटिविज्म is related to scientific point of view. As well as scientific methodology. क्या मेथड और मेथडोलॉजी में फर्क पता है? यस हाँ जी,
क्या होता है? पॉजिटिविज्म रिलेटेड है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज साइंटिफिक मेथडोलॉजी। अब साइंटिफिक मेथड तो हो गए, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, मेथडोलॉजी क्यों यूज कर रहे हो, लॉजिक तब बिहाइंड ये दैट, क्या है? कारण क्या है उसके यूज करने का। उसके बाद है जी पॉजिटिविज्म, ठीक है, कीप्स itself away from religious and philosophical ideas। अब मैं इन दोनों की जगह, रिलीजियस की जगह क्या शब्द लिख सकता हूं और फिलोसफिकल आइडियाज की जगह कौन सा शब्द लिख सकता हूं, कोई मेरे को बता सकता है? सर रिलीजियस की जगह तो थियोलॉजी लिखा जा सकता है। वेरी गुड, शाबाश। और इसकी जगह मेटाफिजिक्स। यस सर। यस सर। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई समस्या हो? नो सर। कोई दिक्कत नहीं? नो। चलो जी फिर आगे चलते हैं। हाय, अब भैया अच्छाइयां कर दी, बुराइयां करने का टाइम भी आ गया। बिना बुराई तो काम चलता नहीं। ड्रॉबैक पहला क्या है? पॉजिटिविज्म relies on experience as a valid source of knowledge। बताओ इस लाइन का मतलब कौन से पॉइंट से जुड़ा हुआ है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था। ये एविडेंस के बेस्ड के ऊपर होता है ना? नहीं वो तो ठीक है, मान लिया। एक पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको, स्पेशली लिखवाया था, अगर याद आ रहा हो तो याद कीजिए कि ये पॉइंट कौन से पॉइंट से जुड़ता है। ओके। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, तो मैं अगला पॉइंट लिखता हूं। क्योंकि ये साइंटिफिक व्यू है ना, इसमें साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज होगी। अरे कोई और भी दिमाग लगा लो शिवानी जी के अलावा। ओके सर, जो अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले आपने कि जो सोशल इवेंट्स है ना, वो नेचुरल इवेंट्स की तरह हो सकते हैं, तो उसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? थ्रू बाय द मेथोडोलॉजी या साइंस के थ्रू। वो है, पता नहीं अपनी। अरे रे 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 रे, अरे बाबा एक वर्ड लिखा था मैंने, इम्पेरिसिज्म, ओ अच्छा, पूरी लर्न कैसे करते अनुभववाद, हैं? सेंसरी एक्सपीरियंस। हम्म। कहता है पॉजिटिविज्म किस पे रिलाई करता है? एक्सपीरियंस को वैलिड सोर्स मानता है नॉलेज का, पर तू हर चीज का एक्सपीरियंस तो नहीं लिया जा सकता। यस। अब एक कोई जहर सही बना है नहीं बना, उसको चख के थोड़ा हम एक्सपीरियंस लेंगे उसका यार। मर के ही पता चलेगा। फिर तो घर वालों को पता लगेगा। फिर तो औरों को पता चलेगा। प्रूव तो हो ही जाएगा ना। अब क्या पता, अपनी कहानी आप तो वैसे ही टेस्ट करके देखे, आप किसी को बता के ना जाए कि मैं जहर प्रूव कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे कौन आ रहा है भैया? व्हाट्सएप पे दे दनातन, एक मिनट भाई। हाँ जी, यहां तक की कहानी सेट है। यस सर। यस सर। एक चीज और निकल आई जी।
जहां अपन, चलो एक अलग से ही हेड बना लेते हैं पॉइंट का, छोड़ना तो क्यों है। अब एक हेड और बना लो इसका, कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। वैसे है तो मिलते जुलते जो अपन ने पढ़ लिए, परंतु छोड़े क्यों, मतलब छोड़े क्यों। कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। सर ये बिहार वाले बोलते हैं ना शो को सर, बिहार और J&K वाले। एक ये भी बोलते हैं, पंजाब वाले भी बोलते हैं। नेहा कब कहेगी सर जी ये क्या कह रहे हो। ये सर मैं बोलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे ना एक कहावत है कि जैसे कोई सर मैं भी बोलती हूँ स को श। कोई पंजाब का बंदा होता है, वो कहता है यार बूट भी चंगे पाए आ, कपड़े लत्ते भी चंगे पाए आ, गहना गट्टा भी वाधू पाया। तो बस फिर भी साड़ी पछाण पता नहीं कित्थे लग जाती है। कि मतलब पहचान आप सर कहते हैं, किने? हाँ जी, श को स बोल आप के। भी साड़ी अच्छा पछाण पता नहीं कित्थे लग जाती है। क्या ठीक है साड़ा ठीक हत्थ लग जाती है साड़ी पछाण। है। वैसे असली पंजाबी, प्योर पंजाबी लास्ट वाली ये होती है, जो पहले वाली ये होती थी। ओए पिस्से हट। जैसे आप वाले जो हिमाचल वाले हैं ना, हिमाचल वाले जो पंजाबी बोलते हैं, वो मिक्सअप करके ऐसे बोलते हैं। नहीं, इतनी गंदी कोई भी नहीं बोलता इधर। नहीं नहीं, गंदे तो ये आप वाली नहीं बिल्कुल ही बोलते। इस की तरीके करते का हैं कोई नहीं ओए, बोलता। मतलब ये नहीं बोलते। नहीं वो बोलो कि वो प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे, उनके हिंदी फ्रेजेस पंजाबी थोड़ा मिक्स ऑडली करते हैं होते वो हैं। लोग, हिंदी पंजाबी नहीं मिक्स करते हैं वो लोग। हैं। हाँ वो बोलने की नहीं करेंगे तो मिक्स तो हो ही जाएगा, लेकिन इस तरीके का नहीं बोलते हैं। ये बिहारी बोल। बिहारी तो जान है सारे देश की। हाँ जी, फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिविटी कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट हमारा क्या है, सोर्स क्या है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब फ्री फ्रॉम, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो उद्देश्य है वो फ्री फ्रॉम बायसनेस। सेकेंड वन क्वांटिटेटिव अप्रोच। अब क्वांटिटेटिव तो हमने वहां भी लिखी थी। चलो फर्दर इसमें क्या काम करेंगे हम लोग भैया, हम इसमें डाटा कलेक्शन करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एनालिसिस भी करेंगे भैया, सिर्फ कलेक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। ये तो पता ही है कि सारा काम साइंस में है तो किस में बेस्ड होगा, एक्सपेरिमेंटल इन नेचर होगा। चौथे वाला क्या कहता है, किस पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करो भैया, एज्यूम्ड पे बात ना करो। पांचवी बात कौन सी करनी है, कंपैरेटिव एनालिसिस तो हम पहले भी पढ़े। हाँ जी, अब सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताना, ठीक है। अरे अभी तो एक चीज और रह गई। वैसे अपन ने पढ़ लिया, अपन ने एक चीज मैंने आपको फॉलोइंग स्टेप्स लिखवाए थे, उसमें है एविडेंस एनालिसिस। अब जो मैंने फॉलोइंग स्टेप्स लिखवाए हैं ना, फॉलोइंग स्टेप्स आर द अंडर पॉजिटिविज्म अप्रोच, ठीक है। उसके ऊपर अब भैया मेरे कौन से में मिलेंगे, आप बोल दो सर हम बता देंगे। एक मिनट, एक ये ले। हम आपको प्रॉपर लिख के देंगे भैया, ऐसा कैसे आप लोग, काहे आप लोग घबरा रहे हैं। जो ये स्टेप्स है ना, ठीक है, इसके ऊपर माथे पे फॉलोइंग से ऊपर लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू कॉम्टे। मतलब सीधी सी बात है, ये स्टेप कौन से भाई ने दिए हैं, कॉम्टे ने दिए हैं, ठीक है। आपसे पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉम्टे व्हाट आर द स्टेप्स अंडर पॉजिटिविज्म। इसको आप लोग क्वेश्चन की सेंस में भी लिख सकते हो
क्या सेंस में लिख सकते हो भैया, हम लोग लिखवा ही देते हैं आप लोगों को। व्हाट आर द स्टेप्स अंडर पॉजिटिविज्म अकॉर्डिंग टू कॉम्टे है ये, ठीक है। स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिए, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ पॉजिटिविज्म में किसी को कोई भी रत्ती भर सा भी डाउट हो तो। नो सर। नो सर। चलो बढ़ते हैं आगे अगले भाई की तरफ। पोस्ट पॉजिटिविज्म, चलो एक चीज हम, अरे 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 चलो यार, पॉजिटिविज्म ही नहीं पढ़ना नहीं छोड़ रहा, हर पेज पे मिलता जा रहा नई नई चीज। जो पॉजिटिविज्म है ना हमारा, ठीक है, वो 3 टाइप की स्टेटमेंट दिखाता है। जो स्टेटमेंट होंगी पॉजिटिविज्म के अंडर वो 3 टाइप की होंगी। सर इसकी टाइप्स भी थी ना? पॉजिटिविज्म के टाइप, हम्म, पॉजिटिविज्म के टाइप नहीं है जी। मेरे हिसाब से तो है दो, दो है शायद। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिविज्म के नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, जो पॉइंट मेरे को किसी भी पेज पे मिलता जा रहा है मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ, चिंता मत करिए 1% भी, ठीक है। पॉजिटिविज्म में जो स्टेटमेंट है वो 3 टाइप से हो सकती है, या तो होगी ट्रू, ठीक है, या होगी फॉल्स, या होगी मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब है एप्पल इज स्लीपिंग विद बनाना, एनी सेंस? एप्पल इज स्लीपिंग विद बनाना, एनी सेंस? तो वी कैन इट कॉल्ड इट नॉनसेंस, ठीक है। अब तो चला जाऊं या अभी भी पीछे रह जाऊं यार? मतलब पॉजिटिविज्म में हम क्या बात करते हैं, जो रियलिटी है, ठीक है, वही है जो प्रूव की जा सकती है, ठीक है। चल जो भैया आगे, या अभी भी करेगा गड़बड़ कुछ? चलो जी, हाय राम। अब लिखेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब इसके बाद मैं आपको स्लाइड में से नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिखवा दिया, उसको स्लाइड को बस रीडिंग ले लेना, नहीं तो दूसरा दिन चला जाएगा उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। उसको सिर्फ रीडिंग मात्र ले लेना, बाकी अपने बहुत स्लाइड से भी कई गुना ज्यादा लिख लिया। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट आया 21st सेंचुरी में। अब कौन सी सेंचुरी है? कौन सी शताब्दी है यार? 21st ही है सर। 21वीं है। अच्छा 21वीं है। नेहा काउंट करके बता कौन कौन बैठा है, बाय नेम बताइए मेरे को। हम्म, पहले तो नेहा सैनी ही आ गई, निशा अच्छा दीदी है, आगे, निकिता है, प्रीति गर्ग है, सीमा है, गीता है, शिवानी दीदी है, चलो जी। भावना दी। इसमें जो फोकस ऑफ रिसर्च था, ठीक है, शिफ्ट हो गया shifted from reality to critical reality,
जो रिसर्च का फोकस था वो किस पे शिफ्ट हुआ? क्रिटिकल रियलिटी। क्रिटिकल रियलिटी कोई मतलब बता सकता है मेरे को? हाँ जी, मतलब बेस्ड ऑन एनालिसिस, इवेल्युएट, इवेल्युएट करना, प्रॉपर एनालिसिस करना। सेकंड पॉइंट है द एम्फेसिस was turned away from absolute certainty to probability। ठीक है, जो हमारा एम्फेसिस हो गया, ज्यादा जोर हो गया, कहां से कहां मूव कर गया? वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, बिल्कुल निश्चितता से प्रोबेबिलिटी की तरफ चला गया। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था जी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता था कि भैया हर चीज को साइंस से प्रूव नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तीसरा कंबिनेशन ऑफ इंपिरिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये जितने भी शब्द आ रहे हैं ना, सारे के सारे पेपर के सवाल हैं। इंपिरिकल एंड, वो सिर्फ किस पे बेस्ड था? वो सिर्फ किस लॉजिक पे पे। बेस्ड? वो सिर्फ इंपेरिसिज्म पे नहीं बेस्ड था। ये इंपेरिसिज्म, ये इंपेरिकल के साथ साथ किस पे बेस्ड हो गया? लॉजिकल रीजन। हाँ जी, अगला पॉइंट है यूज ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्ट्रेटजीज। वो सिर्फ किसकी बात करता था? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की बात करता था वो सिर्फ। यार स्पेलिंग देख लेना भैया, गलत हो सकती है, कोई बात नहीं। पांचवा है डिजायर ऑफ स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन क्वेश्चन रिसर्च। वो तो कहता था कि हर चीज रिसर्च से प्रूव कर देंगे हम लोग, तो इसने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ जी, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में जितनी भी मैंने आपको राम कहानी सुनाई, क्या आप लोग उससे राजी हो? हाँ जी सर। हाँ जी ओके सर। जी। सर ये सेकंड पॉइंट दोबारा रिपीट करोगे प्लीज? कौन सा? सेकंड पॉइंट। अरे सेकंड पॉइंट कर देते हैं। द एम्फेसिस वाज टर्न्ड अवे फ्रॉम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी टू प्रोबेबिलिटी। जो हमारा ज्यादा जोर है। अब वो पहले तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब आपको पता है? एग्जैक्टनेस। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। पहले हमारा जोर था कि हर चीज निश्चित आएगी, परंतु अब हम किस पे शिफ्ट करके पोस्ट पॉजिटिविज्म में कि भैया यार संभावना भी कोई चीज होती है। ठीक है, हर चीज एग्जैक्टली नहीं नापी जा सकती, हर चीज को एग्जैक्टली क्वांटिफाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फीलिंग्स हैं, कैन यू मेजर एग्जैक्टली? हमारी खुशी, हमारा नो दुख, सर। हमारी खुशी हमारा दुख, कैन वी मेजर एग्जैक्टली? नो 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 सर। नो नेवर।
चलो जी, फिर अब करते हैं एक जंग। कैसी जंग? दोनों भाइयों के बीच में। डिफरेंस। यो, जो अब तक का लेखा जोखा है वो सारा आ जाएगा। इस तरफ लिख लेंगे पॉजिटिविज्म, इधर है पोस्ट पॉजिटिविज्म। हाँ जी, पहला था ये क्वांटिटेटिव था, ये क्वालिटेटिव है। ये क्या था? ऑब्जेक्टिविस्ट था। ये सब्जेक्टिविस्ट है। ये वाला फ्री फ्रॉम बायस था। जो ऑब्जेक्टिविस्ट का मतलब फ्री फ्रॉम बायसनेस, सब्जेक्टिविटी में बायसनेस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, संभावना में आप अपना माइंड यूज कर लोगे। ये प्योर साइंटिफिक था। ठीक है, ये ह्यूमनिस्टिक है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट है। ठीक है, ये इंटरप्रेटिविस्ट है। इंटरप्रेट करना क्या होता है? जांच पड़ताल करनी। चीजों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, बताना। रियलिटी, क्रिटिकल रियलिटी। ठीक है, छठा है भैया, ये रियलिस्टिक था। ये क्या है? क्रिटिकल रियलिस्टिक है। ये जितने भी मैंने डिफरेंस में शब्द लिखे हैं, एक एक शब्द पेपर का सवाल है, एज इट इज पूछ लेता है कि बताओ ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे नहीं जुड़ा हुआ। हाँ जी, कहानी। ठीक है, एक पॉइंट और है इसके अंदर, हम लोग कह देंगे, क्या कह देंगे भैया, चलो इसको अलग ही पढ़ लेंगे। हाँ जी, इसमें था, कुछ और तो नहीं रह गया? हाँ जी, एक दो अब लाइनें लिखिए। लाइनें क्या लिखनी है? ये क्या मानता है जो पॉजिटिविस्ट वाला बंदा है कि जो साइंटिफिक लॉजिक है, बट आपने इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लिखवाया, बट बताया तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में दोनों ही थे ना, कि क्वालिटेटिव होता है और मेनली क्वांटिटेटिव। फोकस इसका किसके ऊपर होता है? क्वालिटेटिव के ऊपर होता है। जो साइंटिफिक लॉजिक इज आर सेम एज जर्नल लॉजिक, ये उसकी बात कर रहे हैं हम, पोस्ट पॉजिटिविज्म की। दूसरी लाइन जो पेपर में है आपकी, वो क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड्स आर ऑलवेज नॉट एरर फ्री। ठीक है जी, हाय राम, दो क्वेश्चन रह गए, दो बता देता हूं, देन बल्ले 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 हो जाएगी। हाँ जी, यहां तक नोट डाउन हो गया सबका? यस सर। चलो जी, अब पेपर सर ये में दोनों लाइनें बताना दोबारा।
मैं बोल देता हूं, साइंटिफिक लॉजिक इज सेम एज जर्नल लॉजिक। दूसरी थी साइंटिफिक मेथड्स आर ऑलवेज नॉट एरर फ्री। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म मानता है कि भैया जो साइंटिफिक लॉजिक है वो जर्नल लॉजिक जैसा ही होता है। अभी जो जैसे साइंटिस्ट लोग सोचते हैं वो भी सामान्य लोगों की तरह ही सोचते हैं, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म मानता है। ठीक है, अब आया एक सवाल, वैसे आपके नोट्स में मैंने वो दे रखा है, कॉम्टेज 3 लॉज और 3 स्टेजेस। शिवानी जो टाइप की बात कर रहे थे वो ये आ गए। ये टाइप जाके हमारा थियोरिज्म था ना, थियोरिज्म पढ़ा था अपन ने, उन्हीं के आगे फर्दर टाइप को हम लोग कॉम्टे के 3 लॉ या 3 स्टेजेस कहते हैं। सबसे पहला भगवान के टाइप है फैथिज्म, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि पीपल वर्शिप, ठीक है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे पेड़ की पूजा, ठीक है, स्टोन की पूजा, इस टाइप की पूजा करने वाले जो भी फॉलोवर्स हैं वो कहलाते हैं फैथिज्म, वो टाइप। सेकंड टाइप कहलाते हैं भैया पॉलीथिज्म। कोई पॉली का मतलब बता सकता है? ठीक है, अलग अलग गॉड, हवा वाला अलग, आग वाली देवी अलग, पानी वाला अंकल अलग, ठीक है। ये सारे क्या है, अलग अलग गॉड के टाइप बताता है कि अलग अलग गॉड है अलग अलग चीजों का। ये फॉलोवर्स कहलाते हैं भैया पॉलीथिज्म। थर्ड एंड लास्ट विच वी फॉलोज, मोनोथिज्म। सुप्रीम डायटी, वन गॉड। जैसे एग्जांपल लॉर्ड शिवा। हाँ जी, समझ गए? अरे बताइए। यस सर। हाँ जी, रिसर्च का आज का लास्ट टॉपिक, वैसे आगे भी आएगा यार, इसको पढ़ा दूंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च है, थोड़ी सी जानकारी अभी दे देता हूं, फिर हम लोग इसको बाद में भी पढ़ेंगे। इंडक्टिव सर उसका कंप्लीट हो गया, पीछे वाला जो आप करवा रहे थे। मेरा सर नेटवर्क इशू हो गया था, बंद हो गई थी क्लास। बंद हो गई थी? हाँ जी सर, मतलब वो आप डिफरेंस करवाने के बाद वो बता रहे थे ना, साइंटिफिक मेथड आर ऑलवेज, उसके बाद में बंद हो गई थी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखेंगे ना दोबारा। मतलब सर उसके आगे कितनी लाइंस थी? और एक पेज छोड़ ले। अच्छा ठीक है आधा सर। छोड़ो, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। इंडक्टिव में क्या होता है, फ्रॉम एग्जाम्पल टू थ्योरी, ओके। एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ जाते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल दें कि न्यूटन्स लॉ, ठीक है, इसको पर्टिकुलर से जर्नल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे वाली होती है भैया हमारी डिडक्टिव,
डिटेल में हम लोगों इसको आगे पढ़ेंगे, ये नोट्स में लिखी पड़ी थी तो मैं आपको बता दिया। थ्योरी टू एग्जाम्पल, ठीक है, इसको यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर भी बोलते हैं। जर्नल टू स्पेसिफिक भी होता है यही। या यू कैन से, ठीक है। जिससे आप एग्जाम्पल लिखें कि राम इज माई ब्रदर एंड राम इज इन बोर्ड क्लास, बोर्ड्स एंड बोर्ड्स एग्जाम आर गोइंग, ठीक है। मैंने बात की, जनरली बात की कि राम मेरा भाई है और राम बोर्ड में है, ठीक है, और बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम के भी एग्जाम, वैसे सामान्य तौर पर एग्जाम चल रहे हैं, राम बोर्ड में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि राम के भी क्या चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। समझे जी? ये कैसे हो सकता है? जरूरी ये है कैसे हो सकता है यार? जर्नल टू स्पेसिफिक, राम मेरा भाई है, राम बोर्ड की क्लास में है और बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। अब बोर्ड के एग्जाम तो सामान्य तौर पर चल रहे हैं, जर्नल नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, राम बोर्ड में तो राम के भी एग्जाम चल रहे होंगे। ओके। बोर्ड के एग्जाम चलना जर्नली सिस्टम है, बोर्ड में ही राम है, तो किसका मतलब क्या हुआ, राम के भी एग्जाम होंगे। हाँ जी। हाँ जी। एट लास्ट, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, मजा आया? नहीं आया? आया सर, अच्छी थी। सर आपने ऐसे पूछा जैसे चिढ़ाता नहीं बंदा किसी को। मजा आया? ना, ये तो चिढ़ाने वाली थी टोन। फॉर फर्दर मोटिवेशन कि मजा आया। यस सर। सर रिकॉर्डिंग हुई है ना? बिल्कुल हुई है जी। ओके सर। दोबारा सुनना इसको, टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक यस है। सर, सुनना पड़ेगा क्योंकि आज नेटवर्क इशू है ना, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है सर आज। नहीं तो साढ़े भी पेंड है। अगला श्री गणेश स्टैट का या टेक्स का? टैक्स का ही कर लेते हैं सर, बेचारा रोज छूट जाता है। सही बात है, उसको आप छेड़ देते हैं आज। एक बार सर उसको मतलब स्टार्टअप कर देते हैं ना उसका। तो फिर हाथों का वार्म अप कर लीजिए, फिर दोबारा से एक बार। ये लो सर, हमने तो रेज हैंड कर दिया। अरे रेज हैंड तो कर ले, वार्म अप कर लो दोबारा से, क्योंकि हम लोगों को फिर लिखने वाले टोन में जाना है। लो जी, लो फिर एक बार परमात्मा का नाम, चलो ब्लैक बोर्ड पे। ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये चीज पढ़ी हुई होगी पहले थोड़ी थोड़ी। लो जी, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जितने भी मैं शॉर्ट फॉर्म से स्पेशली बोलूंगा, ये क्या हुआ, कब हुआ, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वो अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है, राइट। चलो जी, करते हैं शुरुआत। इनकम टैक्स, भैया इनकम टैक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इनकम जमा टैक्स। सबसे पहले उठाते हैं टैक्स को, लपेटते हैं। टैक्स क्या होता है?
टैक्स हम लोग लिखेंगे पेमेंट। यस, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट which is levied by government on individual और corporates, या फिर टैक्स क्या है, इज ए कंपल्सरी पेमेंट टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है विच इज पेड बाय द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स टू द गवर्नमेंट, या फिर कॉस्ट ऑफ, एक मिनट बच्चों, ऑयल आ गया हाथों पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। ये 3 डेफिनेशन बता दी मैंने आपको टैक्स की। टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है जो कि लेविड का मतलब लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है भैया, गवर्नमेंट के द्वारा। किसके ऊपर, इंडिविजुअल, हम लोगों के ऊपर। कॉर्पोरेट मतलब काम धंधों के ऊपर। दूसरा कंपल्सरी पेमेंट है जो कि पे किया जाता है। किसके द्वारा पे किया जाता है, हमारे द्वारा, कॉर्पोरेट कंपनीज के द्वारा। किसको पे किया जाता है भैया, सरकार को पे किया जाता है। या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी इज आल्सो कॉल्ड टैक्स। क्या कोई इस बात को जस्टिफाई कर सकता है? समाज में रहने की लागत टैक्स कहलाती है। बता सकता है कोई? हाँ जी सर, बताओ। क्योंकि हम सोसाइटी में बहुत सारे सोर्सेज यूज करते हैं विच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। वेरी गुड। अगला सवाल ही वो बन गया, वाई गवर्नमेंट चार्ज टैक्सेस। सरकार टैक्स लगाती ही क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हमें फैसिलिटीज देती है। ठीक है, जिससे कहें गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, रोड्स, डैम्स। ठीक है, और भी जो सरकार है हमारी, हम कहें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। तो भैया सरकार को इतने काम करने हैं, हम लोग सभी लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि भैया पढ़ लिख के टेस्ट पास करेंगे, टेस्ट पास करके गवर्नमेंट एपी बनने का सपना है हमारा, राइट या नहीं है? है सर। गवर्नमेंट है एपी सर। बनने का सपना है। क्यों सपना है? कि भैया सैलरी ही और इज्जत ही बहुत होता है। ठीक है, आज मेरा एक दोस्त है, उससे बात हुई, एक प्रोफेसर की उसने सैलरी बताई इतनी, 1.80 L। सैलरी भी बहुत है, नाम भी बहुत है, परंतु सरकार इनको इतना पैसा देती है। वो पैसा देने के लिए सरकार को क्या चाहिए होता है भैया? फंड चाहिए होता है। सरकार को क्या चाहिए होता है? फंड चाहिए। तो सरकार वो फंड कहां से कलेक्ट करती है? टैक्स से। टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करती है। अब आपकी बात का जवाब मिल गया कि सरकार टैक्स क्यों लगाती है। क्योंकि सरकार हमें फैसिलिटी देती है, स्कूल, कॉलेज, रोड, डैम,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इन सब के लिए फंड चाहिए होता है सरकार को। सरकार वो फंड कलेक्ट करती है थ्रू द टैक्सेस। ठीक है, अब अगला सवाल आ गया, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दो टाइप के हो गए। चलो इसके बारे में अगले पेज पे भी चलेंगे। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है पेड बाय द सेम पर्सन ऑन होम दीवार छोटी पड़ गई लिखने के लिए, ऑन होम विच इट इज लेविड। ये सिर्फ उसी पर्सन के द्वारा पे किया जाता है जिस पर ये लगता है। ठीक है, तो सीधा सा मतलब इसका आप लोग इसके सामने लाइन लिख सकते हो भैया, टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। इसमें हमारे जो कर का दायित्व है, टैक्स लाइबिलिटी है, वी कांट शिफ्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है भैया, लगता किसी और पे है, पे कोई और कर रहा है, लगेगा किसी और पर, पे कोई और करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सामान मैन्युफैक्चरर के पास बना, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने पे किया, उसने होलसेलर से वसूल किया, होलसेलर ने रिटेलर से वसूल किया, रिटेलर ने कस्टमर से वसूल किया। अब यहाँ पे टैक्स का बर्डन पड़ा तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर था, परंतु फाइनली पे कौन कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है। तो इसके सामने आप लोग क्या लिख सकते हो, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। मीनिंग क्लियर है दोनों का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? हाँ जी यस। हाँ जी सर। मित्रों, यस सर, क्लियर है। ओके जी, ओके 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 ओके। अब थोड़ी सी चर्चा अलग अलग डायरेक्ट टैक्स के टाइप बता दो भैया मेरे को कोई। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, आप लोगों में से ऐसा कौन सा इंसान है जिसको टैक्स गंदा लगता है? मतलब बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टैक्स को समझते नहीं, समझ नहीं पाते, डरते हैं। सर मुझे आप में है ऐसा कोई? सब्जेक्ट यही लगता है। वेरी गुड। हाँ जी, आप में है कोई ऐसा? सर इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते मुझे तो। हाँ जी, डायरेक्ट Practical टैक्स के question टाइप बताना। बता दो फिर आप मेरे को, कोई है तो। इनकम पे लगता है। इनकम। चलो जी, पहला तो इनकम ही लिख देता हूं, दूसरा होता था, गिफ्ट। गिफ्ट। तीसरा होता था, वेल्थ टैक्स। both these are abolished। यस। खत्म, टाटा बाय बाय। इसके रूल कहीं ना कहीं कहां डाल दिए गए, इनकम टैक्स में डाल दिए। इनकम टैक्स के ठीक है, चलो जी। अरे हुन तैनों की हो गया पाऊ, अरे भैया इसको क्या हो गया, छोटू छोटा जा यार, ये हो क्यों नहीं रहा। चलो समझ में आ गया ना ये। यस। चलो अगले पेज पे चलते हैं यार, मुझे तो मन खराब हो जाएगा। हाँ जी, अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्स,
जो इनडायरेक्ट टैक्स है भाई मेरे, वो दो टाइप से लगता था। टैक्सेस ऑन गुड्स, टैक्सेस ऑन सर्विसेज। ठीक है, टैक्सेस ऑन गुड्स का मतलब जैसे यहां पे है, एक लगता था वैट, एक्साइज, कस्टम, टैक्सेस ऑन गुड्स, वैट लगता था, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, ये लगते थे गुड्स के ऊपर। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, राइट। टैक्सेस ऑन सर्विस लगता था अलग से। ठीक है, अब मैं था क्यों बोल रहा हूँ भैया इनकी जगह पे? ये रिप्लेस होके क्योंकि हट गई जीएसटी आ गया अब। जीएसटी। ये सारे का सारा मामला निपटा दिया गया और इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब आया ये भारत में? बताओ बताओ। 17 में। यस। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां। बिल नंबर 122। मॉडल ड्यूल। किसकी तर्ज पर? कनाडा की तर्ज पर। फर्स्ट टाइम जीएसटी कब लगा था? कहां लगा था? फ्रांस, 1954। ठीक है, भारत के अंदर जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को। 101वां संविधान संशोधन, 122वां बिल। ठीक है, कौन सा मॉडल अपनाया आपने? ड्यूल मॉडल अपनाया। किसकी तर्ज पे बनाया? कनाडा की तर्ज पे बनाया। कनाडा की। फर्स्ट टाइम लगा 1954 में। कहां लगा? फ्रांस में लगा। फ्रांस। ठीक है, और इसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, एक सीजीएसटी पढ़ते हैं, एक एसजीएसटी पढ़ते हैं, एक आईजीएसटी पढ़ते हैं। ठीक है, ये तीन पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली टॉपिक आएगा हमारा, यहां तो हमारा चर्चा का मुद्दा ये नहीं है कि फिर भी जो इसकी बेसिक इंट्रोडक्टरी है वो आपको समझ में आई। यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो भैया? दोनों के मीनिंग, टाइप, टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है? क्लियर है बात यहां तक? हाँ जी, यस यस सर। यस सर। चलो जी चलो। अब भैया टैक्स के बारे में तो जानकारी इकट्ठी हो गई। अब एक शब्द पीछे और भी छोड़ा था, इनकम। अब हमारे अकॉर्डिंग तो जहां से भी पैसे फंसे वो हमारी क्या है? इनकम। सैलरी मिली, इनकम। वेजेस मिली, इनकम। ठीक है, लॉटरी लगी, वो भी इनकम। ठीक है, किसी ने बख्शीश दी, टिप दी, गिफ्ट दिया। ठीक है, किसी ने वैसे ही चलो छप्पड़ फाड़ दिया, हमारा पैसे हमें मिल गए कहीं से, पैसे कहते हैं ना पैसे लबे। ठीक है, वो भी क्या? इनकम। ठीक है, पीएफ में जमा पैसे, वो भी इनकम। ठीक है, हॉर्स रेस जीते, वो भी इनकम। सिक्योरिटी से पैसा कमाया, वो भी इनकम। इनकम 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 इनकम। हमने हर चीज को क्या मान लिया? जहां से भी आपको पैसे का बेनिफिट आया, हमने उसको क्या नाम दे दिया? इनकम। इनकम। टैक्स जैसे मैंने ये डिजाइन सा बना दिया, ऐसे ही टैक्स डिपार्टमेंट वालों के सिर का हाल हो गया, ऐसे ऐसे छल्ले बन गए।
वो कहते हैं यार आपने तो दिमाग खराब कर दिया, ऐसे तो आप हर चीज को इनकम कह दोगे, हम थोड़ा इतने सेक्शन बनाते फिरेंगे भी हर चीज के लिए क्या कौन सी इनकम कहाँ जाएगी। कहता भैया हमारे अकॉर्डिंग जो इनकम है क्या होनी चाहिए, मॉनेटरी फॉर्म में, ठीक है। बाद में मनी फॉर्म के साथ हम लोग काइंड्स में भी जुड़ गए, ठीक है। दूसरी बात, पर्टिकुलर सोर्स होना चाहिए इनकम का, ठीक है। मनी फॉर्म में होनी चाहिए या काइंड में होनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर सोर्स होना चाहिए इनकम का, उसको हम इनकम कहेंगे। हमने कुछ क्राइटेरिया दायर कर दिया कि वो तो इनकम है, अदरवाइज इनकम होगी तो कहां जाएगी, ये हम बताएंगे, ना कि आप लोग बताओगे। सबसे पहले इसी की वजह से जो शुभारंभ हुआ वो हुआ इनकम टैक्स के 5 हेड का। पहला हेड सैलरी, दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। चौथा हेड कैपिटल गेन, पांचवा हेड अदर सोर्सेस। अब आपको मैं ब्रीफली बताता हूं कौन सी इनकम कहां जाने वाली है। भैया अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो आपकी सेवाओं के बदले में आपका एम्प्लॉयर जो आपको पे करेगा, इट विल कम अंडर द हेड सैलरी। अगर आप अपना घर किराए पर देते हो, किराए की इनकम आप कमाते हो, तो वो जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आपके बिजनेस और प्रोफेशन की जो इनकम है, जैसे कंपनी, फर्म या नॉर्मली कोई बिजनेस या वकील, सीए, इनकी इनकम कहां जाएगी, पीजीबीपी में। कोई भी फिक्स असेट्स है उसको बेचे को भैया कैपिटल गेन कहता है, ट्रांसफर किया, उस पर आपको जो बेनिफिट हुआ उस बेनिफिट को नाम देता है ये गेन। जो फायदा हुआ वो कहां टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में। जो इन चारों में कहीं जगह नहीं पाता उसको कौन उठेगा, अदर सोर्सेस। यहां तक की कहानी समझ में आई? Yes, हेलो, sir. यस 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 कबूतर सर, उड़ गए भैया क्लियर आप है। लोगों के, कबूतर उड़ गए। नहीं सर, नो सर, आज तो क्लास भी इंटरेस्ट है। कौन कौन भाग गया? सारे ही बैठे हैं सर आज भी। सारे बैठे हैं, शाबाश। हाँ हाँ जी, जी। ओके। अब इसी चीज को हम फिर इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलो जी, हम खड़े हैं सैलरी, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एचपी। तीसरा होता है पीजीवीपी, चौथा होता है कैपिटल गेन, पांचवा होता है अदर सोर्सेस। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना। अब ये सैलरी अपने आप में एक हेड है, इसकी बनती छूट मैंने घटा दी, घटाकर इतनी इनकम बच गई इस हेड की। इसी तरह एचपी में किया, इसी तरह पीजीबीपी में किया भी। अपने अपने हेड की बनती छूटें घटाने के बाद जो इनकम बचेगी, उस इनकम को जब हम टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो वो टोटल क्या कहलाएगा, ग्रोस टोटल इनकम, जीटीआई बोलते हैं जिसको हम लोग। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, घटाकर आ गई भैया, क्या आ गई, टोटल इनकम आ गई। या फिर इसका नाम कह दें टैक्सेबल इनकम। हाँ जी, अब दोनों चीजें जुड़ गई।
इनकम और टैक्स दोनों जोड़ दिए या नहीं जोड़े? यस सर। ठीक है, इनकम टैक्स अपने आप में क्या है? एक एनुअल टैक्स है जो इनकम पर लगता है। इनकम कौन सी? इन पांचों हेड में से किसी में भी कमा सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। ठीक है, एनुअल टैक्स है, इनकम पर लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, अब मेरा जर्नली सा सवाल है इनकम टैक्स की हिस्ट्री के बारे में। भैया जब बैंड बज जाए ना बता देना, किसी की भी बज जाए, चाहे सिंगल पर्सन की भी। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो ये, बंद ही है सर। हाँ, मेरे लिए तो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, जिसको पढ़ाने में मेरे को बहुत मजा आता है। ठीक है, सर मेरा फोन बंद होने वाला है, बाकियों से पूछ लो। चार्जिंग मेरे लगा फोन लो। की बैटरी नहीं बची। चार्जर बहुत दूर है ना, फिर खड़े होके लगानी पड़ेगी। ओके ओके, चल 2 मिनट में आप फिर इसको करेंगे। हाँ जी, कोई मेरे को हिस्ट्री करवा बताएगा? दो सर। हाँ 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 हाँ, हिस्ट्री, इनकम टैक्स की हिस्ट्री कोई मेरे को बताएगा? फर्स्ट टाइम टैक्स कब लगा था, किसने लगाया था? फ्रांस में लगा था, अभी तो बताया था। शिवानी जी, लंगर प्रसादा नहीं चखा आज? लंगर प्रसादा नहीं नहीं खाया? मिला नहीं। मिला नहीं आज? इसको कहो बनाएगी। ये सुनो पीछे कैसे रो रहे हैं दोनों, लड़ रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट टाइम भारत में टैक्स लगा था भैया 1860 में। सर आपने लगाने भारत वाले नहीं बोला बंदे, था, आपने ये बोला कि टैक्स कब लगा था पहली बार। हाँ जी, फर्स्ट टाइम टैक्स कब लगा था? जेम्स विलियमसन ने लगवाया था। क्यों लगाया था? ड्यू टू मिलिट्री म्यूटिनी। ठीक है, ये किसको आप लोग समझ सकते हो? 1857 की क्रांति के कारण जो इकोनॉमी थी हमारी, ठीक है, वो नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उसकी भरपाई करने के लिए इस अंग्रेज बंदे ने क्या लगाया था? फर्स्ट टाइम भारत में टैक्स लगाया था। ठीक है भैया, जब लग गया 1860, 1886, ठीक है, फिर हम लोग खींच के ले गए 1911, 12, 1922, 1933। ठीक है, 33 नहीं आएगा बीच में। अब इसके बाद हम ले गए 61 तक। ठीक है, फाइनली जो हमने ये ना बीच में अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट समझते हो? हाँ जी सर। संशोधन, कमियां आती गई, उसमें सुधार करते गए। फाइनली हमने हमारे इनकम टैक्स जो है उसका एक्ट बना दिया 1961 को। ठीक है, एक्ट बना दिया 1961 को और एप्लीकेबल कर दिया। कब एप्लीकेबल कर दिया भैया? एक आधा सवाल का जवाब तो दे दो यार। कुछ तो ऐसे भी होंगे आप लोगों में जिनको पता होगा, पता नहीं बोलने में क्या शर्म आती है। नहीं सर, पता ही नहीं है। चलो, जिनको नहीं पता हो एक अलग बात है, जिसको पता है वो भी बोलने में शर्माता रहेगा तो भैया फिर अपनी ही गलती करेगा और क्या करेगा। इनकम टैक्स एक्ट बनाया 1961 में, एप्लीकेबल कर दिया 1 अप्रैल 1962 में। ठीक है, अब बताइए शिवानी जी, कितनी कैपेसिटी है और कितनी बैटरी है? सर कैपेसिटी की तो कोई बात नहीं है, बस बैटरी बस 3% बची है।
चलो 50 कोई तो बात है। नहीं। 50% बची है। जी तो मेरे को दे दो, मैंने देखना है। अरे यार हाँ 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 हाँ, क्या बात। हाँ जी बोलो भैया, बोलो सारे बोलो फटाफट। बस सर कल कर लेंगे कल तो फंडे है। सर। कोई बात नहीं सर, मंडे कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, बहुत हो गया। ओके जी। वैसे तो हमने तीसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना, मंडे को हम ये क्लास 9 बजे तक लेके जाएंगे पूरी हर हालत में। ओके सर। ठीक है, अपना रेडी शेडी होके आना।